हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 29 अक्टूबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है देख लेते हैं। जर्मनी फ्रांस सेट फॉर न्यू लॉकडाउन। तो एक हफ्ते में 40% से ज़्यादा केसेज यहाँ पे इमर्ज हुए। तो यहाँ पे फिर से दोबारा से लॉकडाउन स्टार्ट होगा। 50,000 से ज़्यादा केसेस जो थे न्यू केसेस एक दिन में फ्रांस में रजिस्टर किए गए और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट पे करना पड़ेगा इन कंट्रीज़ को। यूरोपियन जो स्टॉक मार्केट्स है वो भी बिल्कुल डाउन है। यूरो फेल अगेंस्ट द डॉलर, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है एट सेनेट हियरिंग। तो यूएसए में जो हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स थे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे, तो यहाँ पे रिपब्लिकन के द्वारा ये जो सीईओ हैं कंपनीज़ के, जैसे ट्विटर के सीईओ कौन है, जैक डोरसी, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग एंड अल्फ़ाबेट सीईओ गूगल के जो सुंदर पिचाई है ना, तो इन्होंने रिमोटली ये टेस्टिफाई किया कि यहाँ पे जो लॉ है उसमें चेंजेस किए जाने हैं। 1996 का जो लॉ है दैट हैज़ सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर अनफेटर्ड स्पीच ऑन द इंटरनेट, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि उसमें आप अमेंडमेंट करो। और दोनों ही पार्टी का ये कहना था कि जो दैट इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 230 इनेबल सोशल मीडिया कंपनीज टू एब्डिकेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉडरेट कंटेंट, है ना। तो इसको अगर आप अंडरमाइन करोगे सेक्शन 230 को, तो इससे क्या रिजल्ट होंगे कि बहुत सारे आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्पीच है उसका रिमूवल कर सकते हो। इम्पोज सीवियर लिमिटेशंस ऑन आवर कलेक्टिव एबिलिटी टू एड्रेस हार्मफुल कंटेंट एंड प्रोटेक्ट पीपल ऑनलाइन। तो इस लॉ को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट जो है, पोम्पियो स्लैम्स चाइना इन क्विक विजिट्स टू श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो हमें पता था कि अभी 2+2 डायलॉग के बाद जो पोम्पियो है, माइक पोम्पियो, तो वो कहाँ जाने वाले थे, पहले श्रीलंका, फिर मालदीव और फिर वो जाएंगे इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया से होते हुए जाएंगे, फिर वो वापस जाएंगे यूएसए को। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि अभी जो मालदीव है उसमें काफ़ी ज़्यादा $1 बिलियन का क्या है, मतलब मेजर डेट ट्रैप वो फेस कर रहा है चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से वहाँ पे। और यूएस वहाँ पे ओपन करना चाहता है मालदीव्स में एक एम्बेसी। तो ये फर्स्ट टाइम होगा दोनों ही कंट्रीज़ के, जब से मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए थे 1966 में, कि यूएस वहाँ पे एक एम्बेसी वहाँ पे खोलना चाह रहा है, ठीक है। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कंटिन्यूड दिस लॉलेस थ्रेटनिंग बिहेवियर। तो ये ऐसा इनका कहना है माइक पोम्पियो का। तो ये श्रीलंका में भी जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देख लेंगे क्या है। नेक्स्ट है, साउथ कोरिया टारगेट्स कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। तो ये हमने कल शायद जापान का पढ़ा था, है ना, जापान के बारे में पढ़ा था। जो योशीदे है, प्रेसिडेंट मून जाए, ठीक है। तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, मून जाए, वन ऑफ द मोस्ट फॉसिल फ्यूल रियलाइंट इकोनॉमीज। इन्होंने बोला है कि ये क्या करेंगे, 2050 तक गो कार्बन न्यूट्रल ये हो जाएंगे, है ना। अनाउंसमेंट कम्स, ये देखो जापान, है ना, जापान इट वुड कट ग्रीन हाउस गैसेस टू जीरो बाय 2050। जापान का ये अनाउंसमेंट था कल ही। एंड बिकम अ कार्बन न्यूट्रल सोसाइटी टुगेदर विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वी विल एक्टिवली रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज एंड टारगेट कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। ओके, तो ये चीज़ है ग्रीन न्यू डील, है ना। ग्रीन न्यू डील का भी एम जो था वो यही था कि at creating jobs, at helping the economy recover from the corona's fallout, for replacing coal dependence, है ना, with renewable। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये फाइनल वीक है कैंपेनिंग का। उसके बाद नवंबर 3 को तो आपको बताया कि इलेक्शन होंगे, है ना, कहाँ पे, यूएसए में। नेक्स्ट हमारे यहाँ इंडिया में कहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, बिहार में। बेंगलुरु स्टार्टअप टू गेट कंपनसेशन ऑफ $1.2 बिलियन फ्रॉम इसरो विंग, ठीक है। तो ये यूएसए के कोर्ट ने ये कहा है, यूएसए में जो फेडरल कोर्ट है, तो उनका ये कहना है, जो आपको पता है कि एक इसरो की 2 आर्म्स विंग है ना, कमर्शियल आर्म्स विंग है। वो कौन है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन या अंतरिक्ष आप कॉरपोरेशन बोल सकते हो। तो अंतरिक्ष जो कॉरपोरेशन है, तो इनको बोला है कि इन्होंने जो बेंगलोर का जो स्टार्टअप है देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनको कंपनसेशन देना है $1.2 बिलियन का, क्योंकि इन्होंने 2005 की जो डील थी वो कैंसिल कर दी थी, है ना। टू बिल्ड अ लॉन्च, क्या डील थी वो, कि टू बिल्ड एंड लॉन्च 2 सैटेलाइट्स टू प्रोवाइड मल्टीमीडिया सर्विस वाया स्पेस बैंड स्पेक्ट्रम, है ना। तो ये अभी इनके द्वारा ये चीज़ कहा गई है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, देवास मल्टीमीडिया स्टार्टेड बाय फ्यू फॉर्मर इसरो ऑफिशियल्स एंड यूएस बिजनेसमैन
subsequently approached the US Federal Court for confirmation of the ICC arbitration award in 2018, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो इसरो है, इसरो के बारे में देख लेते हैं, और जो यहाँ पे एंट्रिक्स कमर्शियल जो है ना, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और एक और आर्म है, कमर्शियल आर्म इसरो की, जो न्यूली 2018-19 का जो बजट था वहाँ पे मतलब उसका जिक्र किया गया था, ठीक है। तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स सी। रिवीजन भी हमें करते रहना चाहिए चीज़ों का, तभी सारी चीज़ों का मतलब पढ़ने की इम्पोर्टेंस है कुछ, जब तक हम रिवीजन करें, ठीक है। तो इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड अ कंपनी कॉल्ड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो NSIL, ठीक है। तो ये है इसरो की कॉम्पिटिटर टू एंथ्रिक्स, बट लाइक इट एंथ्रिक्स इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। एंथ्रिक्स क्या प्रमोट करती है? एंड कमर्शियल मार्केट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इमिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अब NSIL के बारे में देख रहे थे, 2019 के बजट में थी, ठीक है, कि इसका इस्टेब्लिशमेंट का अनाउंसमेंट 2019 के बजट में था। एंड वन ऑफ द मैंडेट्स क्या है NSIL का? टू मास प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर SSLV एंड मोर पावरफुल PSLV इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर, अब जैसे आपने देखा होगा कि जो एलॉन मस्क है, ठीक है, तो स्पेस एक्स के वो क्या है, चेयरमैन है, CEO है ना। तो स्पेस एक्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, मतलब वो कोलैबोरेट करते रहते हैं नासा की जो एक्टिविटीज़ है। एक तरह से जब नासा भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका चाहता है ना, तो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होने से और ज़्यादा इनोवेशन हमारे स्पेस सेक्टर में आ सकती है। तो इस वजह से ये है, तो इनका काम यही रहता है कि प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप करके इंडिया की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, मतलब उसको और ज़्यादा बेहतरीन बनाना। इट एम्स इज़ टू यूज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो R&D को उसका यूज़ करना, इसरो के जो जितने भी जो कमर्शियल पर्पज़ हैं थ्रू इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स, उसको और कैरी आउट करना। इट डिफर्स फ्रॉम इसरोज एक्सिस्टिंग कमर्शियल आर्म अंतरिक्स कॉरपोरेशन। तो जो अंतरिक्स है ये हैंडल करती है इसरो के कमर्शियल डील को फॉर सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल विद फॉरेन कस्टमर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस देख सकते हो। लेकिन NSIL क्या करेगी? डील करेगी विद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल इंडस्ट्री फॉर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। लोकल इंडस्ट्री से भी डील करेगी फॉर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग। अब इसरो के बारे में आप देख लो थोड़ा सा। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका चेयरमैन कौन है? डॉक्टर K सिवन, ठीक है, हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। इसरो की फॉर्मेशन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इसरो का नाम इसरो नहीं था, इसका नाम क्या था? इनकोस्पार, ठीक है। दैट मीन्स इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1962 में इस्टेब्लिश की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे ये DA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंतर्गत थी। और जो आपको पता है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, इनका काफ़ी बिगेस्ट रोल रहा है इनके डेवलपमेंट में। इमिनेंट साइंटिस्ट थे। ही अंडरस्टूड द नीड फॉर स्पेस रिसर्च एंड वॉज कन्विंस्ड ऑफ द रोल इट कैन प्ले इन हेल्पिंग अ नेशन डेवलप। तो उसके बाद जो इनकोस्पार जो था 1969 में ये क्या बन गया? इसरो बन गया। और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस था 1972 में वो क्या हुआ? क्रिएट हुआ, ठीक है, 1972 में। तो ये आप क्रोनोलॉजी थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा कि पहले 1962 में क्या था? इनकोस्पार था, ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद फिर 1969 में क्या बना? इसरो बना, ठीक है। इनकोस्पार से क्या बना? इसरो बना। और ये किसके अंतर्गत में आया? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी स्टैब्लिश हुआ कब? 1972 में, ठीक है। तो उसका ये बना। अभी जो डिपार्टमेंट स्पेस डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, ठीक है। एंड इसरो हैज़ मैनी फैसिलिटी डेडिकेटेड टू स्पेशलाइज फील्ड ऑफ स्टडी स्पेस। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ से ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है, यहाँ से ये चीज़ लॉन्च हुआ है, रॉकेट लॉन्च हुआ है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, ये पता होना चाहिए इनकी लोकेशन, कभी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तिरुवनंतपुरम में। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में ही है। और जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग NRSC हैदराबाद, ठीक है। अब अगर माइलस्टोन की बात करें इसरो के, तो बहुत ही ज़्यादा है, अगर तब से लेके हम आज तक बात करें तो। लेकिन जो मेन स्टार्टिंग के हैं वो देख लो। फर्स्ट इंडियन मेड साउंडिंग रॉकेट जो था रोहिणी 75, ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ था TRRLS से 1967 से, तुम्बा जो रिसर्च सेंटर है, ठीक है। और उसके बाद जो था इसरो बिल्ट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट। अगर फर्स्ट सैटेलाइट आती है तो 1975 में, ठीक है, 1975 में इसरो की पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट, ठीक है।
तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, यानी कि रशिया के द्वारा। द फर्स्ट इंडियन बिल्ट लॉन्च व्हीकल वाज SLV-3 एंड इट वाज यूज्ड टू लॉन्च द रोहिणी सैटेलाइट इन 1980। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैंने बता दी है, डिटेल में ये पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अभी देख लेते हैं कि क्या कुछ मतलब ज़रूरी था चीज़ें जानना, ठीक है। एक तो नैम्प के बारे में है, नैम्प है, और यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एक था एडिटोरियल है। तो यहाँ पे हम भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में देखेंगे। 202nd एनिवर्सरी भी थी इसकी, जनवरी 1 को, ठीक है, 2020 को। तो विक्ट्री पिलर भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज रणस्तंभ इन भीमा कोरेगांव विलेज। एक पुणे का जिला है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे ये है, ठीक है, गांव। इज टू सेलिब्रेट 202nd एनिवर्सरी भीमा कोरेगांव बैटल 1818, ठीक है, 1818 में ये बैटल हुई थी। और इसमें क्या हुआ है, 2018 में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे वायलेंस के, काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी, है ना। और जो 20th एनिवर्सरी थी भीमा कोरेगांव बैटल की। अब अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये बैटल वॉज फॉट इन भीमा कोरेगांव बिटवीन पेशवा फोर्सेस, ठीक है, पेशवा फोर्सेस एंड द ब्रिटिश ऑन जनवरी 1, 1818, ठीक है। तो अभी आपको ये भी पता चल जाना चाहिए, अभी इसकी 202nd एनिवर्सरी बनाई गई थी इस साल, है ना। और ब्रिटिश आर्मी विच comprised मेनली ऑफ दलित सोल्जर्स एंड फॉट द अपर कास्ट डोमिनेटेड पेशवा आर्मी, ठीक है। तो दलित जो सोल्जर्स थे और जो अपर कास्ट डोमिनेटेड पेशवास थे, द ब्रिटिश ट्रूप्स डिफीटेड द पेशवा आर्मी, है ना। तो पेशवा बाजीराव सेकंड इसमें थे, हैड इंसल्टेड द महार कम्युनिटी। तो इन्होंने क्या किया, मतलब मेनली मराठास और जो दलित थे उनके बीच में ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट मर्ज होके स्टार्ट हुआ था ये, है ना। तो उन्होंने इंसल्ट की थी जो महार कम्युनिटी। आपको पता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भी महार कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे, दलित कम्युनिटी। एंड टर्मिनेटेड देम फ्रॉम द सर्विस ऑफ हिज आर्मी, है ना। तो आर्मी से ही उनको टर्मिनेट कर दिया था। दिस कॉज देम टू साइड विद द इंग्लिश अगेंस्ट द पेशवाज न्यूमेरिकली सुपीरियर आर्मी, है ना। तो इस वजह से वो इधर साइड हो गए। द डिफीट ऑफ पेशवाज आर्मी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ विक्ट्री अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। तो ये मतलब क्या बोला गया, जब क्योंकि पेशवा जो था हार गए थे इसमें, ठीक है, मराठास हार गए थे, तो इसको बोला गया कि एक कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था और जो ऑपरेशन था, है ना, तो उसके अगेंस्ट में ये एक तरह से विक्ट्री, एक अचीवमेंट ये है। एंड इट वाज वन ऑफ द लास्ट बैटल ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है, जब मतलब जो पेशवा का पूरा तरीके से जो डोमिनेशन था उसका पूरा एंड हो गया था, है ना। तो लास्ट ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था। और बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे, अंबेडकर ने ये साइट को विजिट भी किया था जनवरी 1, 1927 में, ये रिविटलाइज करने के लिए मेमोरी को, है ना, फॉर द दलित कम्युनिटी, मेकिंग इट अ रेलिंग पॉइंट एंड असर्शन ऑफ प्राइड। तो ये भीमा कोरेगांव जो है उससे रिलेटेड आपको ये पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक इंडिया रसोई योजना, अभी हम देख लेंगे कि मतलब और क्या न्यूज़पेपर में है, बट यहाँ की भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है ना, तो ये भी देख लो। तो रिसेंटली इंदिरा रसोई योजना जो है न्यूज़ में थी, और ये कहाँ पे लॉन्च हुई है, राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में है, और ओवर 50 लाख पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम राजस्थान। 2020 अगस्त 2020 में ही ये लॉन्च हुई है, ठीक है। तो अगस्त 2020 में लॉन्च हुई है। इसका एम क्या है कि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना गरीबों को एंड नीडी ट्वाइस अ डे एट कंसेशनल रेट्स, है ना। तो इस स्कीम में क्या होगा, ईच प्लेट सर्व्स 100 ग्राम्स ऑफ पल्सेस एंड वेजिटेबल सीड्स, 250 ग्राम्स ऑफ चपातीस एंड पिकल्स। और लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसका क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मॉनेटरी जो करेगी मॉनेटरिंग कमेटी, इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करेंगे, ठीक है। स्पेशल ऐप भी क्रिएट हो गए। तो इतना बहुत है बस कि राजस्थान की स्कीम है इंदिरा रसोई योजना, ओके। द न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया, तो एक तो हमने हिंदुस्तान टाइम्स में जो आर्टिकल आया था आसन कंजर्वेशन रिसर्च, तो वो भी हमने पढ़ा था कि इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। और ये जो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना, उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बन गई है, ठीक है, रामसर साइट। और जो कबाड़ताल वेटलैंड है, कबाड़ताल वेटलैंड, ये बिहार में है, तो इसको भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अभी टोटल कितनी हो गई इंडिया में, 39 हो गई हैं। द बिगेस्ट इन हाईएस्ट इन साउथ एशिया, ठीक है। 39 कितनी हो गई इंडिया में ही रामसर साइट्स हो गई हैं। कबरतार वेटलैंड के बारे में देख लेते हैं। इसको कन्वर झील भी बोलते हैं, ठीक है, बेगूसराय बिहार में इसकी लोकेशन है। इट एक्ट्स एज अ वाइटल फ्लड बफर फॉर द रीजन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू लोकल कम्युनिटीज़। और ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसके जो 165 प्लांट स्पीसीज़ है यहाँ पे, 394 एनिमल स्पीसीज़ है, 50 जो है फिश स्पीसीज़ है ना, 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स यूज इट्स टू रेस्ट। एंड यहाँ पे कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी हैं
5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जैसे ये देख सकते हो इंडेंजर्ड कैटेगरी में कौन है, रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, सोशल लॉपिंग एंड बेयर पोचर। ठीक है, तो ये चीज़ है, कहाँ की बात की हमने, जो बिहार बेगूसराय में है कबरताल वेटलैंड, ठीक है, जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है। दूसरा है असन कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये इज़ फॉर्म्ड बाय द असन रिवर, ठीक है, यहाँ पे असन रिवर है, रनिंग डाउन टू इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द यमुना रिवर इन देहरादून उत्तराखंड, और उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट है ये। दीज हैबिटाट सपोज 330 बर्ड स्पीसीज, ठीक है, यहाँ पे 330 बर्ड स्पीसीज है। एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो रेड हेडेड वल्चर है, ठीक है, और वाइट रम्ड वल्चर ऑन बेयर पोचर, जिसको अथैया बेरी भी बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पे इंडेंजर्ड भी, ये तीनों लोग भी हैं। 49 fishes species are also found including the endangered पुटीटोरा माशीर, है ना, तूर पतितोरा, तो ये भी यहाँ पे है। रामसर साइट की हम बात करें तो 1971 में एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है, ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी। ईरान में एक जगह है रामसर, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब इसका मिशन यही था कि जितने भी जो वेटलैंड्स होंगे थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शंस, तो उनका कंजर्वेशन करना है ना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग SDG, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी आपको पता होगा, है ना, ये भी इसी से रिलेटेड है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, तो ये भी है। एट प्रेजेंट 2 वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, केल्दे जो नेशनल पार्क है राजस्थान का, एंड लोकटेक लेक है मणिपुर की, एंड चिनका लेक उड़ीसा वॉज प्लेस्ड इन द रिकॉर्ड बट लेटर रिमूव फ्रॉम इट, ठीक है, तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ टसल चल रही है। अभी क्या हुआ था कि जो फ्यूचर ग्रुप है, ठीक है, जिसको बिल्कुल बादशाह बोला जाता था, किसका बादशाह, कैंसिल रिमाइंडर, किसका बादशाह, रिटेल इंडस्ट्री का बादशाह, है ना, फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप को, तो इसको ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डेप्थ में चला गया था, तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, तो उन्होंने इसको एक्वायर किया, ठीक है, तो ये डील इनके बीच में साइन होनी ही थी, लेकिन तब तक जो अमेजोन है उनका ये कहना था कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, पहले हमसे डील जो है उसको फाइनलाइज करें, उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, इसको एक्वायर या जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो ये सारे जो थे कोर्ट में गए, ठीक है, कोर्ट में कहाँ गए, SIAC यानी कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। अब इंडिया में भी तो आ सकते हैं ना, इंडिया में क्यों नहीं आते, इंडिया में इसीलिए नहीं आते क्योंकि ये सारी जो फॉरेन कंपनीज है, ये मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा डिले नहीं चाहती है ना, कि कैसा किस तरीके से यहाँ पे हो, तो इस वजह से वो वहाँ पे, स्पेशली इंडिया में भी है, मुंबई में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिले होती नहीं है केसेस, तो वहीं पे ये लोग गए और अमेजन के फेवर में ये आया है, ठीक है, जजमेंट। तो अगर हम SIAC के बारे में देखें तो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंगापुर में है, और ये क्या करता है, जो इसके खुद के जो रूल्स हैं आर्बिट्रेशन के, और यूनाइटेड नेशंस कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यूनिसेट्रल आर्बिट्रेशन रूल, तो उनको अप्लाई करता है, उसकी वजह से ये क्या करता है, आर्बिट्रेशन करता है कंट्रीज के बीच में। तो SIAC रूल्स एंड अमेजन फेवर पुट्स फ्यूचर रिलायंस डील ऑन होल्ड, ठीक है, अब ये जो डील है ये होल्ड पे चली गई है। एंड दिस ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है जायंट अमेजॉन, तो इन्होंने प्ली फाइल की थी। अब इम्प्लीकेशंस यही होगा कि ये क्या करेगा, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है अब वो रिस्टेंट करेंगे जो 24,713 करोड़ की डील साइन हुई थी अगस्त में, है ना, कि वो अपने जो रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग यूनिट है, वो रिलायंस रिटेल एंड फैशन स्टाइल को वो क्या करेंगे, सेल करेंगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। तो आई होप कि आपको इतना काफ़ी है अभी ये जानने के लिए। नेक्स्ट जो है EU के बारे में आया था, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, तो फ्रांस ने इनकरेज किया है जितने भी EU के अलाइज हैं कि वो एक मेजर साइन करें, अडॉप्ट करें टर्की के अगेंस्ट, आफ्टर टर्किश ने क्या बोला है, टर्किश के जो PM है रेसिप तैयब एर्दोगन, तो उन्होंने ये बोला था कि फ्रेंच के जितने भी गुड्स हैं ना, बहुत सारे ब्रांड्स जैसे यूज़ होते हैं फ्रेंच के, और वाइन के लिए फेमस है, तो वो सबका बॉयकॉट करो, है ना, तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि ब्लॉक करो इसको, टर्की को, है ना, जो एर्दोगन का रिमार्क्स है। तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो यही है कि यूरोपियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है 1987, है ना, तो यहाँ पे टर्की अप्लाई टू ज्वाइन, इन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, एंड बिगेन फॉर्मल एक्सेशन नेगोशिएशन टू यूरोपियन यूनियन 2005, बट द टॉक्स आर सीन एज इफेक्टिवली फ्रोजन। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 कंट्रीज दैट ऑपरेट्स एज अ कोहेसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पे ये देख सकते हो इसको क्या बोला जाता है, सुई जनरेसिस पॉलिटिकल एंटिटी विदाउट प्रेसिडेंट और कंपैरिजन, है ना,
तो अभी इससे ब्रिटेन हट गया है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। और ओरिजिन की बात तो हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ट्रीटी ऑफ लिस्बन भी याद रखना है, 2009 में ये इनेक्ट की गई थी, है ना। ये भी इसके जो पार्ट्स हैं वो ब्रॉडर इसको करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे परंपरा सीरीज़, ठीक है। परंपरा सीरीज़ जो है एक नेशनल फेस्टिवल है ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। तो ये जो था नाट्य तरंगिनी, है ना, नाट्य तरंगिनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इन पार्टिसिपेशन विद द यूनाइटेड नेशंस। तो ये होगा इस साल। नाट्य तरंगिनी क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है। ये स्टार्ट किया गया था, पॉपुलराइज कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1976 में जो पद्म भूषण अवॉर्डी डॉक्टर राजा हैं और राधा रेड्डी एंड कौशल्या रेड्डी, तो इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था 1976 में, ठीक है। और काफ़ी कुचिपुड़ी डांस के लिए फेमस है, मेन ये याद रखना, ठीक है। कुचिपुड़ी डांस परंपरा सीरीज़। और ये तो हम बाकी पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे कुछ जो क्विज़ हम देखते हैं अपनी सीरीज़ में, तो काफ़ी मतलब रिवीजन करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ कि आपका रिवीजन हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हमने देखी हैं। हाँ, एक इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम, क्योंकि अपने न्यूज़ आर्टिकल में मैंने पढ़ाया तो इस वजह से आपको ये याद होना चाहिए। अ डेडिकेटेड FFG सेंटर विल बी एस्टैब्लिश इन न्यू दिल्ली, इट इज़ डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2, नेदर 1 नॉट 2, ठीक है। पाक स्टेट जो है किसके मतलब बीच में है? बे ऑफ बंगाल या फिर गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, रन ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, एंड लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना स्कीम लॉन्च्ड इन अगस्त 2020 कौन से स्टेट में? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में याद रखने के लिए आप लिख भी सकते हैं, है ना। ये नैम्प के बारे में मैं आपको बताना चाहती थी, ठीक है। बाकी CPCB और एयर क्वालिटी इंडेक्स, EPCB, इन सब के बारे में रिवाइज आप करते रहिएगा बार बार। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डैशबोर्ड टू मॉनिटर एयर क्वालिटी ऑफ इंडियन सिटीज़, ठीक है। तो आज की ये न्यूज़ है। तो ए न्यू डैशबोर्ड, तो एक नया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या होगा? NAMP, यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उसके लिए ये है। एंड द सेंटर हैड लॉन्च द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ऑन January 10, 2019। जो हमने 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था लॉन्च? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन है 122 सिटीज़ में, उनको मॉनिटर करने के लिए। और जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी है स्टैंडर्ड्स फॉर द पीरियड ऑफ 2011 and 15 अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, तो वो क्या है? वो मैच नहीं की गई है ना। एंड द डैशबोर्ड लॉन्च वेंसडे सेटअप बाय क्लाइमेट एनर्जी न्यूज साइट कार्बन कॉपी इन एसोसिएशन विद मुंबई बेस्ड स्टार्टअप रेस्पायर लिविंग साइंसेस, ठीक है। तो इन्होंने ये मिलके किया है इस्टेब्लिश। तो बस यही याद रखना है कि डैशबोर्ड जो है NAMP डैशबोर्ड, ये क्या करेगा? जो भी प्लान होंगे आगे के उनको ये बनाएगा, है ना। और यहाँ पे सफ़र सिस्टम के बारे में बार बार क्योंकि न्यूज़ में रहता है, इट इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और रन बाय IMD। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वही कि रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 24/7 उसका कलर कोडिंग के थ्रू 72 आवर्स की एडवांस फोरकास्ट निकालना है ना। और EPCB हमें पता है कि ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। 1998 में जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा इसको नोटिफाइड किया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ब्रीफली मैं आपको बता रही हूँ, रिविजन ही है, तो इसको पे ज़्यादा फोकस करिएगा। CPCB जो है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड सितंबर 1974, ठीक है। 1974 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है 1974 का, उसके थ्रू। और इंटरेस्टेड विद द पावर्स, ठीक है। इसके पावर्स और फंक्शंस में क्या ऐड किए गए? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981, ठीक है, 1981। तो ये सब याद रखना, ठीक है। और तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये भी बताया कि 0 से 50 होता है तो गुड, 51 to 100 होता है तो सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी आ जाती है, 101 से 200 होती है तो मॉडरेट, 201 से 300 तो पुअर, 301 to 400 वेरी पुअर, और सीवियर 400 से 500, ठीक है, जो दिवाली के टाइम पे जनरली होती है। और बाकी ये जो गैसेज हैं 8, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। 2014 में लॉन्च हुआ था एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। और जो पर्टिकुलर मैटर है PM10, तो इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। PM 2.5 है ना, सबसे ज़्यादा ये डेंजरस होती है। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और जो CPCB है
ठीक है। उसने ये बनाया था इन कंसल्टेशन विद आईआईटी कानपुर, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, कहीं बोल लिया जाए आईआईटी खड़गपुर या कुछ ऐसे, तो आईआईटी कानपुर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो सीपीसीबी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो बनाया है, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब पूरा ही रिविज़न कर लिया हमने। ओके, तो ये जो मिरर्स ऑफ भीमा कोरेगांव है, हम ऑलरेडी मतलब भीमा कोरेगांव जितना एग्जाम परस्पेक्टिव से ज़रूरी था जानना वो हम पढ़ चुके हैं। ये वेरी नाइस करके कजाकिस्तान में एक मतलब टूरिज़्म इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्ट देने के लिए एक ऐड था कमर्शियल, ठीक है, जिसमें जो पहले की जो एक मूवी थी तो उसी की जो लाइन्स है वेरी नाइस करके यहाँ पे दिखाया गया। तो बस ये है, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। ये वाला जो आर्टिकल है सोशल जस्टिस प्लस ये इलेक्टोरल बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है उसी से रिलेटेड है। JNK जो आर्टिकल ये है, ये जो न्यू लैंड लॉज वहाँ पे बने, तो ये चीज़ बोला गया है कि ये गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करेंगे कि जो फॉर्मर स्टेट्स है उसका मतलब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए गारंटीज आर नीडेड टू चेक लैंड एलियनेशन फेयर्स, है ना, कि बाहर के लोग भी जो है वहाँ पे लैंड वगैरह खरीद सकते हैं। तो अब जो मनोज सिन्हा जो है वहाँ के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनका ये कहना था कि rest assured that no land would be sold to outsider flies in the face of the notification that opens out of JNK land for sale to anyone from any other part of the country। तो काफ़ी सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वहाँ पे, है ना, आपको पता है कि इसके लिए जो पीपल अलायंस था फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, है ना, तो इसको भी इन्होंने मैसिव असॉल्ट बोला ऑन द राइट्स ऑफ पीपल। और ये चीज़ बोले गए कि जो डेमोग्राफिकल चेंज है, यानी कि आप वैसे तो आपने 370 को मतलब आर्टिकल को एब्रोगेट करके वहाँ पे हटा दिया है ना, स्पेशल जो राइट्स मिले थे जम्मू कश्मीर को। अब आप वहाँ की जो लैंड है डेमोग्राफिक चेंज भी आप कर रहे हो कि लैंड को इधर से उधर लोगों को जो आउटसाइडर है उसको भी दे देना या फिर ऐसे कर देना, एग्रीकल्चर लैंड के साथ छेड़छाड़। तो ये चीज़ बोला गया है कि जो लद्दाख के जो लोग हैं उनको भी ये हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि ये अभी क्या है, ये केवल जम्मू एंड कश्मीर जो टेरिटरी है उसी के लिए है। लद्दाख के लिए भी सरकार दोबारा से एक नया नोटिफिकेशन निकालेगी, ठीक है, तो उसमें तब जो लेह लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वहाँ पे ये सब बातचीत होंगी। और ये वाला जो आर्टिकल है अनदर ब्रिक इन द वॉल एंड प्रोसीड विद कॉशन, तो ये दोनों आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अनदर ब्रिक इन द वॉल, तो ये बोला गया है कि अभी जैसे जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हायर कट ऑफ जाती है। अगर हम LSR की बात करें लेडी श्री राम कॉलेज की, तो यहाँ पे 100 नंबर जब आपके हैं 12th के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तब आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके एडमिशन मिलेगा, है ना, बाकी आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं होगी। तो ये चीज़ बोला गया है कि कट ऑफ जो थी 100% थी फॉर 3 ऑफ इट्स कोर्सेज, ठीक है, जैसे फिलोसफी और इन सब चीज़ों में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, क्योंकि ये वाले जो कोर्सेज है लोग ज़्यादा इसको प्रेफर कर रहे हैं। एंड इट लेड टू क्वेश्चंस लाइक, मतलब सारे ये क्वेश्चंस इमर्ज होकर आते हैं कि ये जो स्कोर्स है क्या ये पॉसिबल है इतने स्कोर्स लाना, है ना, 100% कोई कैसे ला सकता है। अभी आपने नीट के एग्ज़ाम में भी देखा होगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ये अलग ही चीज़ है कि 720 मार्क्स उनके आ रहे हैं ना, 720 आउट ऑफ 720, लेकिन यहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम में फिर मार्क्स आप ला रहे हो। इज़ इट इवन डिज़ायरेबल इन न्यूमेरिकली क्वान्टिफाइड लर्निंग इन दिस मैनर इन अ वन करेक्ट आंसर फॉर्मेट, व्हाट इज़ द स्कोप फॉर वैल्यूइंग डाइवर्स रिस्पॉन्स फॉर परस्पेक्टिव्स, हु आर दीज स्टूडेंट्स, कि कौन ये स्टूडेंट्स है, कहाँ से ये आते हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम, आर दीज मार्क्स आर फेयर इंडिकेटर ऑफ वंस एबिलिटी ऑन कॉम्पिटेंस एंड मेरिट, है ना, कि मतलब इससे हम पता लगा ही सके। अब उस बच्चे से अगर किसी से पूछ दो, अगर जैसे जो 100% ला रहा है कि अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर तो खैर सबको पता है, लेकिन प्रेसिडेंट कौन है या फिर आपके स्टेट का गवर्नर कौन है, तो उनको ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पता होती है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, क्या है ना, तो ये सब चीज़ें उनको पता ही नहीं। तो ये मतलब क्या इंडिकेटर है कि वो काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं। हाउ डू दे वॉच कॉम्पिटेंस, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इमर्ज होकर आते हैं। और जो ट्यूशन्स हैं उनका क्या रोल होता है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना चाहिए बच्चों को, तो ये सब चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस हैं। अब इनके अगर आंसर हमको चाहिए तो यही चीज़ बोला गया है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है तो सारे स्टूडेंट को, जितने भी डाइवर्स फैमिली बैकग्राउंड्स के होते हैं सबके लिए मतलब एक ही बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो वो भी क्या होता है, सेम प्लेटफॉर्म पे उनको जज किया जाता है, रैंक किया जाता है, अवार्ड किया जाता है। लेकिन जो फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं, है ना, सोशल लोकेशंस, इट ट्रीट्स एवरीवन यूनिफॉर्मली गिविंग अ फॉल्स इंप्रेशन और इम्पार्शलिटी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे ये है कि जो अगर एक स्टूडेंट है वो 99% अगर लाया है, ठीक है, तो लेकिन वो क्या होगा,
अपने यहाँ पे तो उसने टॉप कर लिया है, लेकिन वो फिर भी एलएसआर में बहुत सारे जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस वाली सिचुएशन में बच्चा मतलब खुद को भी ये सोचेगा ना कि क्या हम मतलब हम इनकम्पिटेंस हैं, हम में कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, या हम यहाँ रह गए हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एलिमिनेट कर देता है स्टूडेंट्स को फ्रॉम एक्सेसिंग सर्टेन एजुकेशनल डिग्रीज एंड स्पेसेस, है ना। उसके बाद उनको अपना पूरा ही जो मीडियम होता है, मीडियम से लेके जो कोर्स होता है वो पूरा चेंज करना पड़ता है, दूसरे डायरेक्शन में उसको चूज़ करनी पड़ती है। तो ये चीज़ बोली गई है, और वो उसको अपना मतलब एज अ फेलियर वो लेते हैं। इट कैन बी सेफली अज्यूम दैट द मोस्ट हाई स्कोरर्स आर फ्रॉम फैमिली। अब जो जितने ये 100% वाले लोग हैं ना, ज़्यादातर तो ऐसे होते हैं जिनके बच्चे जो जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो 24 घंटे पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, है ना। और सपोर्टिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड फिर बच्चे भी होते हैं कि ठीक है हमको आगे पढ़ाई करनी है, उनको जितनी भी फैसिलिटीज़ हो वो सब प्रोवाइड करते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ देम स्टडी इन स्कूल्स विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ पे होते हैं, अच्छा स्कूल वो रहता है ना। और जो मतलब वो बताते हैं कि आपके जो इन सारे एग्ज़ाम्स में आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इसको लाइटली मत लो, 11th और 12th के भी जो एग्ज़ाम है कोर्स है ना, क्योंकि यहाँ के जो मार्क्स है वो आपके आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, जो ये मार्क्स आप लाओगे। तो उसकी इंपॉर्टेंस भी उसको बताते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव एक्वायर्ड द स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग एंड राइटिंग एग्जाम्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर तो डिबेट होती नहीं चाहिए, जिन सब चीज़ों पर होनी चाहिए थी कि स्टूडेंट्स आर एकेडमिकली ब्रिलियंट और नॉट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना, ये नहीं है इम्पॉर्टेंट। लेकिन वन थिंग विच इज़ सर्टेन इज़ दैट एन एजुकेशन सिस्टम वेयर ऑल नॉलेज इज क्वान्टिफाई, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि मतलब मेमोराइज करना, उसके बाद एवेल्युएट करना, रैंक्ड करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। Even among the socially culture disadvantaged group the better off ones make it to this privileged category high scorers। अब देखो कुछ चीज़ें ये भी है कि ये सारी जो स्कूल है हमारी कंट्री में अलग अलग जगह के अलग अलग स्कूल्स हैं, है ना। जैसे कुछ सेंट्रल के द्वारा एफिलेटेड है, कुछ रीजनल इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा हैं। तो ये सारे जो वेरिएशंस हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कूल्स में पढ़ते हैं, है ना। अब जैसे जो देखो यूपी में जो हाईएस्ट जिसने मतलब जो टॉप किया है 12th के बोर्ड में, उसकी कितनी परसेंट है, 97%। तो इसको भी जो एलएसआर है वहाँ पे मतलब कंसीडर नहीं किया जाएगा इसके कुछ कोर्सेज में। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, है ना। सो अ रिलेटिवली होमोजेनस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गेट्स इनटू अ पर्टिकुलर कॉलेज डिफरेंट इन कास्ट रिलीजन एथेंसिटी ऑफ्टन गेट सबमर्ज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन एकेडमिक एक्सीलेंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है ये काफ़ी सारे मतलब जो टॉप रैंक कॉलेज हैं, है ना, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं। एंड एजुकेशन को एक ब्रांड बोला जाता है, सेलिब्रेटिंग एलिटिज्म अमंग अ सेलेक्ट फ्यू एंड एलिनेशन अमंग मोस्ट अदर्स। तो बहुत सारों का एलिमिनेशन भी उसमें हो जाता है। तो हम एक ऐसा सिस्टम मतलब यहाँ पे बना रहे हैं, सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन असेसमेंट एंड रिवॉर्ड्स वाला, है ना। तो इट इज़ इम्प्लीकेशंस ऑन यंग यूथ्स। तो पेंडेमिक जैसे कोविड-19 जो है शुड हैव बीन अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो इसको हम मतलब टैकल कर सकते हैं, पेंडेमिक को एक गुड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। और है ना, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आर्टिकल प्रोसीड विद क्वेश्चन, तो एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म ओवर अ पैक्ट विद इलेक्शन बाउंड यूएस इज प्रीमेच्योर। तो ये बोला गया अभी जैसे 2+2 मैकेनिज्म जो था स्टार्ट हुआ था, है ना। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से बिलैटरल जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो हुई। थर्ड मीटिंग हुई थी October 27 को, ठीक है, October 27 को। अब November 3 को क्या है वहाँ पे यूएस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन भी हैं। तो ये जो टाइमिंग है ये बोला जा रहा है अनयूजुअल है ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को और अपने मतलब उससे मतलब है, इलेक्शन से ज़्यादा मतलब है। लेकिन यहाँ पे इंडिया भी ये चाहता था कि बेका का जो एग्रीमेंट है वो फाइनली साइन हो जाए विदाउट एनी डिले, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 2+2 डायलॉग में 2020 में ये फाइनली साइन हो गया है। तब अगर हम इंडिया और यूएस के टाइज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा लीडिंग आउटसाइड कंसिडरेशन इज चाइना। तो देर इज़ लिटिल डाउट दैट अ बाइडेन प्रेसिडेंसी शुड दैट बी द चॉइस ऑफ द अमेरिकन पीपल। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बाइडेन अगर मतलब आते हैं उसमें पावर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगी अप्रोच, वुड सीक टू इंश्योर दैट चाइनाज राइज इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द यूएस ग्लोबल प्रीएमिनेंस, है ना। कि मतलब चाइना का जो राइज हो रहा है वो यूएसए के जो ग्लोबल प्रीएमिनेंस है उस पर उसके कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजी है ये थोड़ा डिफरेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो कॉशन और प्रूडेंस को बोला गया है ये एक वॉच वर्ड है, गुड डिप्लोमेटिक वॉच वर्ड्स हैं। और दूसरा ये कि इंडिया के जो यूएस से जो टाइज़ है वो क्या है,
पार्टनरशिप है, मतलब पार्टनरशिप और अलायंस में डिफरेंस होता है। अलायंस क्योंकि डिमांड करती है हायर प्राइस, है ना, पार्टनरशिप से ज़्यादा, क्योंकि अब जैसे जो ज़्यादा बड़ी पावर है जैसे यूएसए है ना, तो यहाँ से अगर यूएसए के साथ हमारा कुछ कुछ भी डील साइन हो रही है तो ऑब्वियसली हम थोड़ा उससे कम है, मतलब पावर है ना, तो हमारी जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। अब जैसे जो हमारी हम बोलते हैं ना, काफ़ी सारी हमारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस भी होती है जो हम किसी कंट्रीज़ के, अब बहुत सारी कोई भी कंट्री मतलब अपनी जो क्रिटिकलिटीज़ होती हैं, इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो नहीं शेयर करना चाहती हैं दूसरी कंट्री के बीच में। इसी तरह से यूएस भी है। लेकिन अब कहीं हम मतलब ये सारे एग्रीमेंट करके उनके प्रेशर में आके हम यहाँ से अपनी जो टेक्नोलॉजी वगैरह हैं उनके बारे में कुछ ना बताए, हमारी जो ऑटोनॉमी है वो जा सकती है ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अलायंस ऑल्सो डिमांड अ मच हायर प्राइस दैन पार्टनरशिप थ्रू आउट द लॉस ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द अलाइज बिगर पावर, है ना। तो यहाँ पे हम केवल पार्टनरशिप कर रहे हैं, अलायंस हमने नहीं बनाया। द क्रूशियल क्वेश्चंस इंडियन फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकर्स हैव टू आस्क देमसेल्व्स व्हाट वुड बी द नेचर and content of India's US partnership should a Biden administrative China strategy. Naturally not much would be known in the public domain, है ना। तो जो भी है पब्लिक डोमेन में इतना सारी चीज़ें क्लियर नहीं है कि इंडिया की डिफेंस फोर्सेस क्या, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या शेयर कर रही है। और जो इंडिया का ट्रेडिशन है, हमारे ट्रेडिशन यही है कि हम अपने जो खुद की जो स्ट्रेंथ है ना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम अपने खुद पे ही हम सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, और बाकी हम दूसरे पार को ऐसे नहीं मतलब जो यूज़फुल इनपुट्स हैं वो देते हैं। तो देयर कैन बी नो क्वेरल विद इंडिया एंड द यूएस जॉइंटली कॉलिंग फॉर अ ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स, है ना। तो ये मेन यही है कि जो 2.2 का जो डायलॉग स्टेटमेंट था उसमें चाइना को नेम नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे एक तरह से शो तो होता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हमने ये जॉइंटली, इस वजह से ही जो चाइना का बढ़ता हुआ यहाँ पे इंटरवेंशन था उसके लिए ये सारी चीज़ें की है। और जो क्वाड है, क्वाड को भी हमने ये बोला कि कॉमनैलिटी पे बेस्ड है ना, कि ये क्या करता है, लेकिन कॉमनैलिटी पे तो बेस्ड है लेकिन एक तरह से ये भी चाइना के ही अगेंस्ट में ही होगा। और दूसरा ये कि इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज इंडिया डिसीजन टू गो अलॉन्ग विद अ मोर पर्पसिव ग्रुप इंक्लूडिंग टू इट्स मैरीटाइम एक्सरसाइजेज, है ना। तो हमें अभी हम मैरीटाइम एक्सरसाइजेज जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें भी हमने क्या कर दिया है, इसको ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर दिया गया है। तो एक तरह से चाइना के लिए ही ये है, लेकिन फॉर्मली हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इंडिया हैज़ टू चेंज द नेचर ऑफ इट्स इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज, है ना, विद चाइना। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि चेंज करने हैं चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस, है ना। एंड if it wishes to proceed to the entirely valid objective to reducing its dependence on Chinese manufacturers, तो जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उस पर हमारी जो डिपेंडेंस है वो हटानी होगी, है ना। और बस यही सारी चीज़ें हैं कि ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह जारी रखनी होंगी, और इंडिया और यूएस के जो टाइज़ हैं वो पॉजिटिवली मूव फॉरवर्ड होंगे, और काफ़ी सारे जो यूएस स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं, मतलब ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लेक्चर्स दैट अ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में गिव द मोदी गवर्नमेंट अ क्लोज एम्ब्रेस। मतलब कोई भी अगर बनता है तो इंडिया के लिए देखना है कि कौन किस तरीके से क्या पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल नॉर्म किस तरीके से चेंज होते हैं। डैशबोर्ड टू मॉनिटर इक्वालिटी ऑफ इंडियन सिटीज़, तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे पुणे एनजीओ लॉन्चेस गिव विद डिग्निटी, तो ये फाउंडेशंस थी। फाउंडेशन क्या है, एनजीओ पुणे का, पुणे एनजीओ बेस्ड मुकुल माधव फाउंडेशन, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया है गिव विद डिग्निटी, तो नेशन वाइड इनिशिएटिव है। ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा 2.8 लाख ज़्यादा लोगों को, मतलब 70,000 फैमिलीज़ के, और उनको क्या देगा, हाइजीन किट्स और ग्रोसरीज वगैरह जो है, ठीक है, 21 डेज़ के लिए ये देगा। तो ये है चाइना स्लैम्स यूएस ओल्ड लाइज एक्सपोज्ड आइडियोलॉजिकली बायस कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। तो यहाँ पे जो चाइनीज़ एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो यूएसए है वो क्या करता है, इंटरनेशनल रिलेशन और बेसिक प्रिंसिपल और डिप्लोमेसी है तो उसको वायलेट करता रहता है। और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, मतलब चाइना ने ये बोला है कि वहाँ पे मतलब कन्फ्रंट्रेशन, जो सारी कंट्रीज़ और जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में और ज़्यादा कन्फ्रंट्रेशन यूएसए क्रिएट करता है, ताकि जो यूएसए का डोमिनेंस है वो बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई है। ये आपको पता होना चाहिए, सीबीआई के जो एक्स चीफ थे आर के राघवन, ठीक है, तो ये सीबीआई के फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर थे आर के राघवन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इन्होंने एसआईटी को भी हेड किया था 2002 में जब गुजरात रोहिड हुए थे, एंड अलेज दैट फॉल्स चार्जेस, है ना, तो इनको बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इलेक्शन से ही रिलेटेड है, एंड दैट्स इट। इंडिया स्लैम्स टर्की पाक फॉर अटैक्स ऑन मैक्रोन, तो आपको पता है कि वहाँ पे जो सैमी, जो क्या नाम था उनका,
मैनुअल सैमुअल पैटी है ना, तो उनकी डेथ हो गई थी। 18 ईयर ओल्ड जो चेचन रिफ्यूजी था फ्रांस का, तो उसने बेहेडेड कर दिया था 47 ओल्ड स्कूल टीचर को, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कैरिकेचर दिखाए थे प्रॉफिट मोहम्मद के। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो लेसन थे वो यहाँ पे कन्वे कर रहे थे। लेकिन उसमें ही क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, टर्की, पाकिस्तान, तो यहाँ पे इन्होंने जो फ्रांस की जो गुड्स हैं ना, उनको बॉयकॉट करने को बोला। तो यहाँ पे इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है कि क्या है, आप मतलब जो हमने मतलब सपोर्ट दिया है फ्रांस को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्लियामेंट पैनल वांटेड टू विजिट लेह, और लेह में विजिट करना चाहते थे, इसके लिए अप्रूवल भी मिला था। लोकसभा के जो लीडर है, कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, तो वो इस पार्लियामेंट्री जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, तो उसको हेड कर रहे थे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अभी नॉट एडवाइजेबल, है ना। वायरस शील्ड शिप्स इन सेवरल बूथ्स अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स, तो लिटिल कोविड इफेक्ट एज ओवर 54% कम आउट टू वोट इन बिहार फेज़ 1। तो ये है 71 सीट्स में वोटिंग ये हुई है, ठीक है। अब यही था इम्पॉर्टेंट। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।